Hello students, in today's lecture number 3 on magnetism and matter, we shall discuss magnetic field lines. In lecture 1 and 2, we discussed the meaning of magnet, types of magnet. We discussed bar magnet and other types of magnet. Also we discussed some properties of bar magnet. Now we start our discussion on magnetic field lines. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक हमने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात की थी तो आपको ध्यान होगा तो हमने पढ़ा था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है वो माइकल फेराडे ने दिया था। माइकल फेराडे ने ये कॉन्सेप्ट दिया था बेटा, और ये एक फिजिसिस्ट थे लंदन के, फिजिसिस्ट ऑफ लंदन। कहाँ के फिजिसिस्ट थे बेटा? ये लंदन के फिजिसिस्ट थे, फिजिसिस्ट ऑफ लंदन। क्लियर? कौन? माइकल फेराडे जो फिजिसिस्ट थे लंदन के, उन्होंने एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इमेजिनरी कर्व होते हैं, यानी उनको इमेजिन किया जा सकता है, रियलिटी में वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और ये इमेजिनरी लाइन, ऐसी इमेजिनरी लाइन जिनके किसी पॉइंट पर यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट उस जगह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। तो एक बार लिख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसने दिया था कॉन्सेप्ट? ध्यान रखिएगा, माइकल फेराडे ने दिया, जो लंदन के फिजिस्ट थे। इनके अनुसार, माइकल फेराडे के अनुसार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से डिफाइन होती हैं। Magnetic field lines are an imaginary curve। कैसे कर्व होते हैं? इमेजिनरी कर्व होते हैं। इमेजिनरी कर्व, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इमेजिनरी कर्व है बेटा। कैसे कर्व हैं? इमेजिनरी कर्व हैं। इमेजिनरी कर्व कैसे इमेजिनरी कर्व हैं? ऑन विच ऐसा इमेजिनरी कर्व on which at any point if we draw a tangent, ऐसा इमेजिनरी कर्व है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक ऐसा इमेजिनरी कर्व है जिस पर किसी भी पॉइंट पर यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करें, if we draw a tangent, then that tangent drawn on that point gives the direction of magnetic field, gives the direction of magnetic field। क्या लिखा मैंने? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर एन इमेजिनरी कर्व। ये कैसे कर्व हैं? इमेजिनरी कर्व हैं। ऑन विच, जिस पर किसी पॉइंट पर, एट एनी पॉइंट, इफ वी ड्रॉ ए टेंजेंट, यदि किसी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें, देन दैट टेंजेंट ड्रॉन ऑन दैट पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा कौन? ये टेंजेंट। जैसे इसको हम समझते हैं, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके हम समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो किस तरीके से उन्होंने ड्रॉ की थी, ये समझने का प्रयास करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखिए, उन्होंने कहा कि ये मान लीजिए ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, जो कि कर्व्ड लाइन होती है। कैसी लाइन होती है? कर्व्ड लाइन होती है। ठीक है, इसके किसी भी पॉइंट पर, किसी भी जगह कोई एक पॉइंट लीजिए, ये मान लीजिए पॉइंट ले लिया, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है बेटा। 10th क्लास में भी मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना, और वहां भी हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात की है। तो ये कर्व्ड लाइन है जो कि इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी कर्व है, और ये इस डायरेक्शन में जा रही है मान लीजिए। तो इसके इस पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ करें, मान लीजिए पॉइंट P है, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो इस डायरेक्शन में ड्रॉ किया जाएगा।
भाई जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती है उसी डायरेक्शन में तो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट मतलब जो कि इस लाइन से टच होते हुए जा रहा है। तो इस पॉइंट पी पर जो ये टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया, ये जो टेंजेंट है ये इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगा। यानी इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। यदि मैं इस टेंजेंट को इस जगह ड्रॉ करता, मान लीजिए ये क्यू पॉइंट है और इस क्यू पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो इस तरीके से ड्रॉ होगा। ठीक है, तो ये जो टेंजेंट है वो क्यू पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो इमेजिनरी कर्व है। मैग्नेटिक field lines are an imaginary curve on which at any point if we draw a tangent, then that tangent drawn on that point gives the direction of magnetic field at that point. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी कर्व है और इसके किसी भी पॉइंट पर यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। क्लियर है? तो यदि आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है किसी जगह तो वहाँ आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन पता होना चाहिए और उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता लग जाएगा। जैसे अब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करके देखते हैं फॉर ए बार मैग्नेट है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर ए बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या होता है ये हमने कल बात कर ली थी। तो बार मैग्नेट के लिए हम एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं कि बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसके लिए मैं एक बार मैग्नेट कंसीडर करता हूँ। ये लीजिए, मैं एक बार मैग्नेट कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है, दिस इज द बार मैग्नेट, दिस इज द बार मैग्नेट। ओके, और ये इसका मान लेता हूँ मैं क्या है, नॉर्थ पोल है। यहाँ पर नॉर्थ है और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ये साउथ पोल है बार मैग्नेट का। समझ में आ गई यहाँ तक बात? मैंने क्या कंसीडर किया, एक बार मैग्नेट लिया, ये ले लिया नॉर्थ पोल और ये ले लिया साउथ पोल। अब जब हम इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे, हम इस जगह क्या रखेंगे बेटा, कंपास रखेंगे, यानी मैग्नेटिक निडल रखेंगे। मैग्नेटिक निडल का इस तरफ तो जाएगा नॉर्थ और इस तरफ जाएगा साउथ। ये जो मैंने डार्क पोर्शन बनाया है ये तो नॉर्थ को बताएगा और ये बताएगा साउथ को, क्योंकि यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ साउथ आएगा। और ये नॉर्थ, जहाँ ये नॉर्थ आया वहाँ पॉइंट बना दिया। फिर वहाँ पर इस जो कंपास है, जो मैग्नेटिक निडल है, इसको यहाँ से उठा करके इस पॉइंट पर रख दिया। तो जब कंपास को यहाँ रखते हैं, ठीक है, यहाँ रखा तो देखा कि जो मैग्नेटिक निडल है वो इस तरीके से पॉइंट हो गई, इस तरीके से पॉइंट हो गई। इधर ये साउथ और इधर ये नॉर्थ। ठीक है, इस तरीके से पॉइंट होती चली गई। फिर इस मैग्नेटिक निडल को यहाँ से उठा करके अब जो ये नॉर्थ यहाँ आ रहा है ना, यहाँ पर एक पॉइंट बना दिया, ये पॉइंट बना दिया। अब कंपास को यानी मैग्नेटिक निडल को उठा करके यहाँ रख दिया। तो इस तरीके से फिर यहाँ पर ये डायरेक्शन इस तरीके से आ जाएगा, ये आ गया, ये नॉर्थ और ये साउथ हो गया। फिर यहाँ से मैग्नेटिक निडल को हटा करके यहाँ पॉइंट बनाया, यहाँ पर रख दिया मैग्नेटिक निडल को। तो यहाँ कंपास रखा, मैग्नेटिक निडल, कंपास मतलब मैग्नेटिक निडल। तो यहाँ देखा कि जो मैग्नेटिक निडल है वो इस तरीके से पॉइंट हो गई, यानी ये इसका नॉर्थ हो गया, ये इसका क्या हो गया, नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। फिर यहाँ जहाँ नॉर्थ आ रहा है वहाँ पॉइंट बनाते चले जाओ। देखो जैसे पहला पॉइंट यहाँ बनाया, दूसरा यहाँ बनाया, तीसरा यहाँ बनाया। ठीक है, ऐसे ही बनाते चले जाओ, ऐसे ही। अब इस मैग्नेटिक निडल को यहाँ से उठा करके यहाँ रखा तो देखा कि जो इस मैग्नेटिक निडल का कंपास का जो मैग्नेटिक निडल है वो इस तरीके से पॉइंट हो जाता है, यानी इसका नॉर्थ पोल अब इधर आ जाता है और साउथ पोल यहाँ हो जाता है। फिर यहाँ पर ये पॉइंट बना लिया, नॉर्थ पोल यहाँ पर है, ये पॉइंट बना लिया। ठीक है, फिर इस कंपास निडल को उठा करके फिर इस पॉइंट पर रखा तो देखिए यहाँ पर रखा तो मैग्नेटिक निडल जो है इस तरीके से पॉइंट होती है, इस तरीके से पॉइंट होती है। ठीक है, इस तरीके से पॉइंट हो जाती है। तो नॉर्थ यहाँ आ गया, साउथ यहाँ, फिर यहाँ पॉइंट बना दिया एक। ठीक है, फिर कंपास को यहाँ पर रखा तो कंपास का जो मैग्नेटिक निडल है अब वापस इस तरीके से डायरेक्टेड हो गया, इधर आ गया इसका नॉर्थ। ठीक है, ये नॉर्थ इधर आ गया, साउथ इधर आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पॉइंट आ गया एक। फिर कंपास निडल को यहाँ रखा तो फिर मैग्नेटिक निडल का जो नॉर्थ है, मैग्नेटिक निडल का जो नॉर्थ है वो इस तरीके से यहाँ पर आ गया। ये मैग्नेटिक निडल का मान लीजिए नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है, फिर कंपास को यहाँ रखा तो मैग्नेटिक निडल का जो नॉर्थ है वो आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है,
ये नॉर्थ आ गया और ये साउथ। इस तरीके से जितने भी पॉइंट्स बनाए उनको हम मिला देंगे। भाई हमने कितने पॉइंट्स बनाए, ये कंपास को अलग अलग जगह रखे, एक पॉइंट ये आया, 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 एक पॉइंट ये आया। अब इन सबको मिला दें तो इस टाइप से एक कर्व्ड लाइन आ जाएगी, क्लोज लूप बन जाएगा। कैसा लूप बन जाएगा? क्लोज लूप बन जाएगा। तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं। अब इस तरीके से हम कर लेंगे, और इधर यहाँ रखेंगे तो इधर से यूँ आ जाएगी एक लाइन, ठीक है, यहाँ रखेंगे तो इधर से यूँ आ जाएगी लाइन। तो यानी बार मैग्नेट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ करते हैं, यदि इस तरीके से ड्रॉ किसकी हेल्प से करना है, एक बार मैग्नेट लेना है, एक सफेद कागज पर आपको एक बार मैग्नेट इस तरीके से ड्रॉ कर रख देना है, ठीक है। एक बार मैग्नेट रख दिया, यहाँ पर फिर कंपास निडल को रखते जाना, जहाँ उसका नॉर्थ पॉइंट कर रहा है उस जगह पॉइंट बनाते चले जाना, और ऐसे ही कंपास को उठा उठा के रखते जाना जहाँ पर पॉइंट आ रहा है। तो आप जब लास्ट में इन सभी पॉइंट्स को मिलाओगे तो एक ऐसा क्लोज लूप आएगा। कैसा आएगा? क्लोज लूप आएगा। उसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। अब यदि मैं बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन का स्ट्रक्चर बताऊं आपको, ये तो मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करके आपको बताई थी। यदि हम बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्ट्रक्चर देखें, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यदि हम ड्रॉ कर लें तो उसके बाद देखते हैं, देखिए ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से आती है बेटा, ठीक है। यानी अंदर साउथ से नॉर्थ और बाहर नॉर्थ से साउथ, ऐसे क्लोज लूप बनाती है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाती थी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो एक जगह से स्टार्ट होकर दूसरी जगह खत्म हो जाती थी। ध्यान आ रहा है? लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की खास बात यह है कि ये कंटिन्यूअस होती है, ये डिसकंटिन्यूअस नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिसकंटिन्यूअस होती थी। डिसकंटिन्यूअस का मतलब वो ब्रेक हो जाती थी, ठीक है, एक जगह से शुरू होकर और दूसरी जगह खत्म हो जाती थी। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस होती हैं, इनमें कोई ब्रेकेज नहीं होता। ये क्लोज लूप बनाती हैं। कैसा लूप बनाती है? क्लोज लूप। यदि नीचे की साइड भी आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करोगे तो इस टाइप से आएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगी। बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो नॉर्थ टू साउथ होगा, और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ होगा। ऐसे ही यदि और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करें तो इस तरीके से अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ से नॉर्थ और बाहर नॉर्थ से साउथ। अब ये देखिए मैंने ये यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ खत्म कर दी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से स्टार्ट होकर के और यहाँ खत्म हो गई, ऐसा नहीं है भाई। इसका भी एक क्लोज लूप आएगा, बहुत बड़ा क्लोज लूप आएगा। अब उसको बनाना फिजिबल नहीं है, इसलिए हमने इतना छोड़ दिया है। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं। किसकी? बार मैग्नेट की। ये तो मैंने आपको 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बना के दिखाई, ठीक है। और भी यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आप बनाना चाहें तो देखिए, और मैं बना के दिखाऊंगा आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। जितने ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनाओगे उतना ही ज़्यादा आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये आपने साउथ पोल मान लिया। आप जानते हैं कि नॉर्थ और साउथ थोड़े से अंदर होते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं अंदर तो साउथ से नॉर्थ जाती हैं और बाहर साउथ से नॉर्थ से साउथ जाती हैं। अंदर साउथ से नॉर्थ और बाहर नॉर्थ से साउथ, ये इस तरीके से जाती हैं, ठीक है, इस तरीके से जाती हैं, इस तरीके से। अब ये ऐसा नहीं है कि एक जगह से शुरू होकर और दूसरी जगह ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इधर से जा रही हैं, ये इधर से जा रही हैं, ठीक है, और इधर से बाहर आ रही हैं। यानी मैग्नेट के बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ हैं और अंदर साउथ से नॉर्थ हैं, ठीक है। तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होता है। मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ से नॉर्थ की तरफ होती हैं और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ होती हैं। अब आप कहोगे गुरुजी ये सर ये तो आपने जो है क्या नाम से ये यहाँ से शुरू करके और यहाँ खत्म कर दिया मैग्नेटिक फील्ड लाइन को। बेटा इतना बड़ा, यदि मैं ये सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एक बात ध्यान देना, ये सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक क्लोज लूप बनाती है, कंटिन्यूअस लूप, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस लूप। लेकिन उतना बड़ा यदि लूप में बनाऊं ऐसे तो उतना बड़ा लूप बनाना फिजिबल नहीं होगा। इसलिए बड़े बड़े लूप बनाना फिजिबल नहीं है, ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए हमने ऐसा छोड़ दिया है। लेकिन ऐसा छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से शुरू हुई और यहाँ खत्म हो गई, यानी ये ब्रेक हो गई, ऐसा नहीं होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा साउथ से नॉर्थ, मैग्नेट के अंदर तो साउथ से नॉर्थ जाती हैं और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ जाती हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं इस मैग्नेट के अंदर एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, लेकिन एजेस पर एक दूसरे से दूर हो जाती हैं, एक दूसरे से दूर हो गई। देखो यहाँ पर दूर हो गई, यहाँ दूर हो गई, ठीक है। चलिए
ये तो बात हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए बार मैग्नेट किस स्ट्रक्चर की होती हैं, कैसे ड्रॉ किया जाता है, मीनिंग क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। अब थोड़ा सा हम प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। प्रॉपर्टीज जिनको हम और क्या कह सकते हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, प्रॉपर्टीज और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये डिस्कस करना है। अब एक बात और ध्यान देना आप, मैं यहाँ पर कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स नहीं बोल सकता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स नहीं है, ये ध्यान रखना। लाइंस ऑफ फोर्स मत बोला करो इनको। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं हम, ठीक है ना, फील्ड लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स नहीं बोल सकते, क्योंकि ये कोई मैग्नेटिक फोर्स को इंडिकेट नहीं करती हैं। ठीक है, किसको इंडिकेट नहीं करती, मैग्नेटिक फोर्स को इंडिकेट नहीं करती। तो क्या बोलना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, केवल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलना है आपको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स नहीं बोलना है इनको। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स बोला जा सकता है, क्योंकि वहाँ तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो फोर्स की डायरेक्शन को बताती है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को नहीं बताती, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स नहीं होती, ध्यान रखना। केवल क्या लिखेंगे इनको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिखेंगे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं लिखते इनको। क्यों नहीं लिखते, कारण क्या है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है किसी भी पॉइंट पर फोर्स की डायरेक्शन को नहीं बताती, ये केवल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती हैं। ठीक है, तो ये फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करती, इसलिए इनको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है, ओनली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, चलिए अब हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज और करेक्टरिस्टिक्स जानते हैं। नंबर 1, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं कैसे कर्व हैं, दीज लाइंस कैसे कर्व हैं, आर क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व्स। कैसे कर्व हैं ये, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व हैं। कौन, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अभी ऊपर जो हमने बात की उन्हीं को हम एक एक करके लिख रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पूरा लिख लो, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ डायरेक्टेड होती हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ डायरेक्टेड होती हैं। समझ में आ गई बात। वेयर एज आउटसाइड द मैग्नेट, वेयर एज these lines are directed from north pole to south pole outside the मैग्नेट के बाहर ये नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्टेड होती है, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ डायरेक्टेड होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, एक तो हो गया क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस, ऊपर हमने बात की थी। दूसरी बात हमने क्या की थी कि ये अंदर साउथ से नॉर्थ डायरेक्टेड होती है मैग्नेट के अंदर, और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ होती है, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ होती है। ठीक है, क्लियर है। चलो तीसरा पॉइंट और क्या लिख सकते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की करेक्टरिस्टिक। एक हमने टेंजेंट ड्रॉ किया था ना, तो हम लिख सकते हैं टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंडिकेट्स और रिप्रेजेंट्स। ये जो टेंजेंट आप ड्रॉ करते हो ये क्या इंडिकेट करता है, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंडिकेट्स और रिप्रेजेंट्स
मैग्नेटिक फील्ड, represents direction of magnetic field, direction of magnetic, direction of magnetic field at that point, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। समझ में आ गई बात, जो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब देखो, आप देखिए जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने ड्रॉ की तो आप देखना जरा, यहाँ क्लोज क्लोज है, यहाँ क्लोज क्लोज है और यहाँ दूर दूर है या नहीं। आप देखिए यहाँ एंड्स पर क्लोज क्लोज हैं और यहाँ दूर दूर हो गई। तो जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्लोज हैं वहाँ मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, और जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर हैं वहाँ मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, वीक होगा। तो हम कह सकते हैं कि क्राउडेड, ठीक है, और क्राउडेड और नियरनेस, क्राउडेड और नियरनेस, ठीक है, या फिर हम कहें क्लोजनेस, ठीक है, क्राउडेड और नियरनेस और क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है बेटा, क्राउडेड और नियरनेस और क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंडिकेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, किसको बताता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। एंड या फिर कहें वेयर एज फारनेस यानी दूर दूर जहां पर होती है, वेयर एज फारनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यदि किसी जगह दूर दूर है, फार हैं, फारनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंडिकेट व्हाट, क्या इंडिकेट करता है ये, इंडिकेट वीक मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जो क्लोजनेस है वो तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, और फारनेस क्या बताता है, यदि दूर दूर हैं तो वहां पर वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। समझ में आ गई बात। इसका मतलब क्या हुआ, यदि यहाँ पास पास है मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, और यहाँ दूर दूर है मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो इसका मतलब यहाँ वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। समझ में आ गई। चलो और प्रॉपर्टी लिखते हैं इसकी। और क्या प्रॉपर्टी लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की और क्या प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, इसकी जो डेफिनेशन है ना, दीज लाइंस आर इमेजिनरी कर्व्स। ठीक है, कैसे कर्व हैं ये, इमेजिनरी कर्व्स हैं। ठीक है, ये लाइंस कैसी हैं, इमेजिनरी कर्व्स हैं। और नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं कि जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में देखा था ना बेटा, कि कोई भी दो या दो से ज़्यादा मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, वैसे ही नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, बिकॉज क्यों नहीं इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, अब देखो जरा, मान लो इंटरसेक्ट कर जाएंगे। ये मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है PQ, ठीक है, और ये मान लीजिए दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है RS। ठीक है, ये इधर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये इधर जा रही है। ठीक है ना, अब क्या होगा, इनका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, O आ गया या नहीं, ये O क्या हो गया बेटा, O हो गया आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया है, जहां पर ये काट रही है एक दूसरे को। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर एक टेंजेंट तो इधर ड्रॉ हो जाएगा और एक टेंजेंट इधर ड्रॉ हो जाएगा या नहीं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पढ़ा था कि उस दो टेंजेंट ड्रॉ किए थे, वैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में भी तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, एक तो इधर ड्रॉ हो गया और एक इधर ड्रॉ हो गया। तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर, और ये भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर बता रहा है। तो एक ही पॉइंट पर
मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल है क्या? पॉसिबल हो ही नहीं सकती। इसलिए कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती? तो इसका कारण लिख लें। ठीक है, नो लिख देता हूं यहां आंसर में, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन intersect each other because at the point of intersection two tangents कैन बी ड्रॉन। कितने टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकते हैं? टू टेंजेंट्स। इट मीन्स देयर आर टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दो टेंजेंट हैं तो दो डायरेक्शन हो जाएंगी। इट मीन्स देयर आर टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेम पॉइंट। ठीक है, एक ही पॉइंट पर, सेम पॉइंट पर ही दो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए कोई दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। उसका कारण आपको मैंने बता दिया। क्योंकि यदि इंटरसेक्ट करेंगी, जैसे ऊपर वाला डायग्राम भी बनाना है आंसर में, जो अभी मैंने बनाया था इंटरसेक्ट करने वाला, ये वाला आपको डायग्राम भी बनाना है। जब ये क्वेश्चन आए कि वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ये डायग्राम भी बनाना है और फिर आपको इसको एक्सप्लेन भी करना है कि क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं और एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट मतलब एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। समझ में आ गई बात? चलिए, ये तो बात हो गई करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब मैं एक बात कर लेता हूं आपसे मैग्नेटिक डाइपोल की। मैग्नेटिक डाइपोल, ये बात कर लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल भी होता है। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल का और नाम और बताया था मैंने पिछली क्लासेज में। मैंने मैग्नेटिक डाइपोल को कुछ और भी कहा था, ध्यान करो, याद आ गया? बार मैग्नेट। क्या कहा था? बार मैग्नेट। बार मैग्नेट बोलो या मैग्नेटिक डाइपोल बोलो, एक ही बात है। तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है? ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने पढ़ा था, ध्यान करो आप। इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या था? दो चार्ज थे, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। दो चार्ज को आपने अलग अलग पॉइंट पर रखा, ठीक है, तो और किसी डिस्टेंस 2l पर रख दिया, तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया था। क्या बन गया था? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल भी होता है। वैसे ही क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल भी होता है। अब मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है वो हमें जानना है, तो पहले लिख लेते हैं मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है। ए मैग्नेटिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू अनलाइक पोल्स। अनलाइक मतलब अलग अलग नेचर के, यानी एक नॉर्थ है तो एक साउथ है। ए मैग्नेटिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू अनलाइक पोल्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। ध्यान दीजिएगा वर्ड्स पर, ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ के दो अनलाइक पोल्स को यदि सेपरेट कर दें एक पर्टिकुलर स्मॉल डिस्टेंस से, ए मैग्नेटिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू अनलाइक पोल्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ separated by a small distance,
इज नोन एज मैग्नेटिक डाइपोल। क्या कहलाता है वो? मैग्नेटिक डाइपोल कहलाता है। डाइपोल लिखो इसको, मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं उसे। ठीक है, क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। अब देखिए बनाऊं मैं मैग्नेटिक डाइपोल, ये लो बना देता हूँ। ये बार मैग्नेट बना दिया और बन गया मैग्नेटिक डाइपोल। सर ये कैसे? अरे बेटा ये नॉर्थ पोल बार मैग्नेट का और ये साउथ पोल बार मैग्नेट का, मान लेता हूँ इन दोनों पोल्स के बीच में डिस्टेंस है 12। कितना है? 12। तो ये बन गया ना मैग्नेटिक डाइपोल, बन गया या नहीं? अब मान लीजिए साउथ पोल का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ स्मॉल एम है, नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ स्मॉल एम। ऊपर लिखा है ना कि ए मैग्नेटिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू अनलाइक पोल्स। अनलाइक पोल मतलब एक नॉर्थ है एक साउथ है, तो अनलाइक हो गए। ठीक है, ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। इक्वल स्ट्रेंथ देखो, इसकी स्ट्रेंथ हमने एम मान ली, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ नॉर्थ पोल की, तो साउथ पोल की स्ट्रेंथ भी, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी कितनी है? स्मॉल एम है। तो दोनों की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सेम है। ठीक है, और सेपरेट है किससे? स्मॉल डिस्टेंस से। स्मॉल डिस्टेंस कितना मान लिया? 12। इसे कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं बेटा इसे। इसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल, जिसका और क्या नाम है? बार मैग्नेट। बार मैग्नेट, या फिर और क्या कह सकते हो आप? मैग्नेटिक डाइपोल। इसे कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। समझ में आ गया? तो मैग्नेटिक डाइपोल इज ए स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें दो अनलाइक पोल, जो दो अनलाइक पोल हैं वो जो कि इक्वल स्ट्रेंथ के हैं, उनको स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है। ठीक है, तो जब दो अनलाइक पोल एक स्मॉल डिस्टेंस से अलग अलग डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, दो अनलाइक पोल जिनका स्ट्रेंथ बराबर है, ऐसे दो अनलाइक पोल्स को जब किसी डिस्टेंस पर रख देते हैं तो उसे मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं, ऐसी स्ट्रक्चर को। ठीक है, अब जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता था, वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल का अपना एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी होता है। तो उसे भी डिफाइन कर लेते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, इसे भी डिफाइन कर लें साथ ही साथ। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा वेक्टर एम से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए वेक्टर लगाया, सिंबल इसका एम है। ठीक है, कैपिटल एम लिखा है मैंने मैग्नेटिक डाइपोल को। अब मैग्नेटिक डाइपोल होता क्या है, तो इसको समझने के लिए मैं अगेन एक ये डाइपोल ले लेता हूँ, बार मैग्नेट, जिसे हम मैग्नेटिक डाइपोल भी कहते हैं। ये इसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल होता है। ठीक है, और इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है? नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में 12 है। ठीक है, क्लियर? 12 डिस्टेंस है। तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल कैपिटल एम, मैग्नेटिक डाइपोल कैपिटल एम का डायरेक्शन क्या होगा? साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा। देखिए दोनों पोल्स का ये स्मॉल एम तो मैंने स्ट्रेंथ लिख दिया। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या है? नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है स्मॉल एम और साउथ पोल की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है स्मॉल एम। दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ बराबर होती है एक ही मैग्नेट के। ठीक है, लेकिन जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है वो हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ डायरेक्टेड होता है। कैसे, कहाँ से कहाँ डायरेक्टेड होता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट? साउथ से नॉर्थ की तरफ। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायरेक्टेड होता था, वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट साउथ से नॉर्थ की तरफ डायरेक्टेड होता है। तो कैसे डिफाइन करें इसको मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट? प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल, स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल, या तो नॉर्थ पोल का या साउथ पोल का, किसी भी पोल का स्ट्रेंथ ले लो। ठीक है, स्मॉल एम एंड, और किसका मल्टीप्लीकेशन है? स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल स्मॉल एम एंड मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ कितना है? 12 है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए वेक्टर लगाएंगे। ठीक है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ पोल्स ऑफ मैग्नेट, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर पोल, मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल, स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल स्मॉल एम हो गया, और मैग्नेटिक लेंथ क्या हो गया? ये हो गया। भाई पोल्स के बीच की डिस्टेंस को मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं, तो m इंटू 12 ये फॉर्मूला हो गया। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, इसलिए वेक्टर लगाया है। समझ में आ गई बात? और इट इज डायरेक्टेड, यहाँ लिख लो आप, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट
is directed from south pole to north pole of ए मैग्नेट। कहाँ से कहाँ डायरेक्टेड होता है? साउथ पोल, और साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ डायरेक्टेड होता है। ठीक है, अब एक यूनिट में बता देता हूँ। देखो स्ट्रेंथ SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, DIPOL, डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का SI यूनिट क्या होगा? SI यूनिट होगा इसका, क्या हो जाएगा? एम्पियर और मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, या फिर कहेंगे जूल पर टेस्ला, ये कहेंगे। ठीक है, कैसे आया मैं आगे आपको बताऊंगा। एम्पियर मीटर स्क्वायर या जूल पर टेस्ला, ये यूनिट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2L है ये तो डिस्टेंस है, तो ये तो मीटर में हो गया, और ये जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है इसका यूनिट हो गया एम्पियर मीटर। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का जो यूनिट है SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ स्मॉल m का जो SI यूनिट है वो क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर हो जाएगा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का। ठीक है, क्योंकि 2L तो मीटर में, तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एम्पियर मीटर तो स्मॉल m का हो गया और 2L का m हो गया, तो एम्पियर मीटर इंटू मीटर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, या फिर जूल पर टेस्ला, ये इसकी SI यूनिट होती है, किसकी? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की। समझ में आ गई बात? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट समझने वाली बात क्या है कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ strength of either pole, magnetic strength of either pole and distance between poles, that is magnetic length, and it is directed from south pole to north pole. ठीक है, it is a vector quantity and its SI unit is ampere meter square और जूल पर टेस्ला, ये ध्यान रखना है आपको। समझ में आ गई बात? चलिए, इसके बाद में जो हमें बात करनी है, इसके बाद में जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो बात है, जस्ट अ मिनट। इसके बाद में मैं ये बात करूँगा आपसे कि जो बार मैग्नेट होता है बेटा, ये क्वेश्चन आता है कई बार। बार मैग्नेट की जो पोल स्ट्रेंथ है और जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, बार मैग्नेट की बात कर रहा हूँ मैं, बार मैग्नेट के केस में बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। बार मैग्नेट के लिए मैं जानना चाहता हूँ कि पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक मोमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा यदि बार मैग्नेट को मैं दो तरीके से कट कर दूँ। एक मैंने बार मैग्नेट लिया, ये बार मैग्नेट लिया, ठीक है, ये मैंने बार मैग्नेट ले लिया, ठीक है बेटा, ये इसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल। इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ स्मॉल है, इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी स्मॉल है, और इसकी जो लेंथ है, इसकी जो मैग्नेटिक लेंथ है वो 2L है। मान लीजिए कितनी है? 2L मैग्नेटिक लेंथ, पोल्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2L है। अब कह रहा है फर्स्ट केस में, इफ बार मैग्नेट इज कट इनटू 2 इक्वल पीसेज अलोंग इट्स लेंथ, इसकी लेंथ के अलोंग इसको दो बराबर भागों में काट दिया जाए। दो बराबर भागों में कैसे कटेगा ये? यहाँ से जो डॉटेड लाइन में बना रहा हूँ, यानी जो इसकी एक्सिस होती है मैग्नेटिक एक्सिस, उसके अलोंग इसको काट दो। तो अब दो हिस्से इसके बन जाएंगे, दो हिस्से बन जाएंगे। कैसे दो हिस्से बनेंगे? एक हिस्सा तो ये हो जाएगा, एक हिस्सा तो ये हो जाएगा, और एक हिस्सा तो ये हो जाएगा, और एक हिस्सा ये हो जाएगा, ठीक है, एक हिस्सा ये हो जाएगा। अब देखना दोनों की लेंथ तो उतनी ही रहेगी ना, 2L ही रहेगी लेंथ तो कितनी रहेगी? 2L ही रहेगी। ठीक से लिख लो इसको, लेंथ कितनी रहने वाली है? 2L, लेंथ तो 2L ही रहेगी, इसकी भी और इसकी भी, क्योंकि लेंथ के अलोंग काटा है, ऐसे काटा है, तो लेंथ तो उतनी रहेगी। अब जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, जब आपने लेंथ के अलोंग काट दिया तो इसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, इसके पास अपना साउथ पोल होगा, इसके पास अपना नॉर्थ पोल होगा, ऐसे ही इसके पास अपना नॉर्थ पोल होगा, इसके पास भी अपना साउथ पोल होगा।
समझ गए। तो इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ m/2 हो जाएगी, इसकी m/2 हो जाएगी, इसकी m/2 हो जाएगी, इसकी m/2 हो जाएगी, यानी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आधी रह जाती है। यदि आप लेंथ के अलोंग काटोगे तो इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, आधी रह जाएगी। समझ गए बात को। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होगी, पोल स्ट्रेंथ जिसको आप कह रहे हो, वो पोल स्ट्रेंथ तो आधी हो जाएगी। तो पोल स्ट्रेंथ तो क्या, इफेक्ट ऑन पोल स्ट्रेंथ क्या हुआ, इफेक्ट ऑन पोल स्ट्रेंथ क्या हुआ, पोल स्ट्रेंथ विल बिकम हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है, ये पहला पॉइंट है, इनिशियल वैल्यू। ठीक है, दैट इज m डैश बराबर क्या हो जाएगा, m/2। यदि मैं इसकी पोल स्ट्रेंथ को इसको m डैश मान लेता हूँ, m डैश, ये भी m डैश है, तो m डैश बराबर क्या आ रहा है, m/2 आ रहा है। तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ यानी पोल स्ट्रेंथ तो m/2 हो गई जब ऐसे लेंथ के अलोंग काटा। ठीक है, लेकिन क्या मैग्नेटिक मूवमेंट में कोई चेंज आएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट में? अब चेक कर लो उसको, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, m इज इक्वल टू कैपिटल M इज इक्वल टू m इंटू 2l, यही होता है ना। अब देखो 2l में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, तो न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो होगा, न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बार मैग्नेट को कट करने के बाद, न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आफ्टर कटिंग। ठीक है, बार मैग्नेट को आपने कट कर दिया लेंथ के अलोंग। ठीक है, तो लेंथ के अलोंग यानी लेंथ वाइज कट कर दिया, ऐसे लेंथ के अलोंग कट कर दिया, तो जो नया मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट m डैश से रिप्रेजेंट करूं तो m स्मॉल m भी m डैश हो जाएगा, और 2l में तो कोई चेंज है ही नहीं। ठीक है, 2l तो वही है ना, लेंथ तो वही है, और m डैश कितना आ रहा था, m/2, और ये 2l हो गया। तो बेसिकली ये जो m डैश है बेटा, ये m डैश आके कितना गया, m डैश बराबर आ गया 1/2 और m इंटू 2l, m इंटू 2l, यही है ना। और ये m इंटू 2l क्या है, इनिशियल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट यानी कैपिटल M, ये इनिशियल है और ये फाइनल है। कट करने के बाद तो ये है, और कट करने से पहले m था, तो कट करने के बाद कितना हो गया, आधा हो गया। कट करने के बाद कितना हो गया, आधा हो गया, यानी इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इसकी इनिशियल वैल्यू का आधा हो जाएगा। लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आधा हो गया, और देखिए पोल स्ट्रेंथ भी आधी हो गई, पोल स्ट्रेंथ भी आधी हो गई जब हमने इसको अलोंग इट्स लेंथ कट किया। समझ में आ गई बात। चलो अब इसी को हम दूसरे तरीके से कट करते हैं। क्या है सेकंड केस, इफ बार मैग्नेट इज कट इनटू 2 इक्वल पीसेस ट्रांसफर टू इट्स लेंथ, ट्रांसफर मतलब परपेंडिकुलर। तो देखिए जरा, ये बार मैग्नेट है बेटा, ये इसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल, इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ स्मॉल है, मेरा इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ स्मॉल है। दोनों के इस बार मैग्नेट का यानी मैग्नेटिक डाइपोल का, इस डाइपोल का मैग्नेटिक डाइपोल का जो मैग्नेटिक लेंथ है वो 2l है। अब इसको ट्रांसवर्स टू लेंथ कट किया, लेंथ तो ऐसे है, तो ट्रांसफर टू लेंथ मतलब ऐसे कट किया है, ऐसे कट किया है। ठीक है, तो ऐसे कट करने से ऐसे दो मैग्नेट बन जाएंगे, एक मैग्नेट और ये दूसरा मैग्नेट, बन गए दो मैग्नेट। तो इसका ये नॉर्थ है तो ये इसका साउथ, भाई पोल्स तो सेपरेट होंगे नहीं, ये नॉर्थ और ये साउथ, ऐसे ही बनेंगे दो मैग्नेट। अब क्या होगा, लेंथ तो इसकी l हो गई और इसकी l हो गई, लेंथ तो पहले की आधी हो गई, पहले 2l थी, अब लेंथ l हो जाएगी। ठीक है, मैग्नेटिक लेंथ। लेकिन जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है इसकी तो अभी भी वही है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ पे फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। ठीक है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ वही है, तो पोल स्ट्रेंथ विल रिमेन सेम। पोल स्ट्रेंथ, तो यहां लिखेंगे हम पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ विल बी सेम। यदि ट्रांसवर्स कट करोगे तो पोल स्ट्रेंथ तो वही है, सेम है, यानी m डैश इज इक्वल टू m, ये m डैश मान लेता हूँ मैं, m डैश है ये। ठीक है, ये जो नई पोल स्ट्रेंथ है वो m डैश है, तो पोल स्ट्रेंथ तो सेम है, बट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, इसका क्या होगा देखते हैं जरा। न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट m डैश, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है,
और ये स्मॉल m इंटू 2l, स्मॉल m की जगह स्मॉल m डैश आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब स्मॉल m डैश क्या है, m है, और 2l क्या है, l है। ये लीजिए 2l क्या है, l है। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ बेटा, 1/2 m इंटू 2l लिख सकता हूँ, यानी m इंटू l को हाफ लिख सकता हूँ, यानी m डैश क्या आ गया, m डैश की वैल्यू क्या आ गई, ये m इंटू 2l क्या है, इनिशियल मैग्नेटिक मूवमेंट है। यानी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट तो आधा रहेगा, पहले भी आधा हुआ था, अब भी आधा हो गया। जब आपने लेंथ वाइज कट किया तब भी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आधा हो गया था, और जब आपने ट्रांसवर्स टू लेंथ कट किया तब भी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आधा हो गया। लेकिन जो पोल स्ट्रेंथ है, जब आप लेंथ वाइज कट करोगे तो पोल स्ट्रेंथ आधी हो जाएगी, और ट्रांसवर्स टू लेंथ कट करोगे तो पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक बात जो मैंने आपसे ऑनलाइन क्लास में भी बात की थी कि रिपल्सन इज द श्योरर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। यदि आपको चेक करना है कि ये मैग्नेट है, मान लीजिए ये दो मैग्नेट हैं, ये दो मैग्नेट हैं, ठीक है, ये दो मैग्नेट है, मैग्नेट नंबर 1, मैग्नेट नंबर 2, ठीक है, और ये आयरन पीस है, आयरन है, ठीक है, कोबाल्ट पीस है, आयरन पीस है, मान लीजिए ये आयरन है, क्या है ये, आयरन है, ये आयरन पीस है, ठीक है। अब इस आयरन पीस को इस मैग्नेट के पास लाएंगे तो मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेगा, इसके पास लाएंगे तब भी अट्रैक्ट कर लेगा, इसके पास लाएंगे तब भी अट्रैक्ट कर लेगा या नहीं। तो मैग्नेट अट्रैक्ट तो कर लेगा आयरन पीसेज को, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, अब मान लीजिए इस मैग्नेट को, ये मैग्नेट नहीं है और ये मैग्नेट है, नंबर 2 जो है मैग्नेट नहीं है, और लेकिन नंबर 1 मैग्नेट है, ये मुझे पता करना है। समझ गए बात को। अब मैंने नंबर 2 में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप कर दी, लेकिन किसकी हेल्प से, इसको फर्स्ट मैग्नेट के साथ रगड़ दिया, रब कर दिया। तो जब फर्स्ट मैग्नेट के साथ सेकंड मैग्नेट को रब कर देंगे तो सेकंड मैग्नेट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएंगी, ठीक है। तो उस कारण ये जो सेकंड जो रॉड है ये इस आयरन पीस को अट्रैक्ट कर लेगा और फर्स्ट भी अट्रैक्ट कर लेगा। तो आप कहोगे कि दोनों मैग्नेट हैं सर, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको यदि मैग्नेट जांचना है कि कौन सा असलियत में मैग्नेट है, तो आपको रिपल्सिव टेस्ट करना पड़ेगा, यानी इसको और इसको पास में लाना पड़ेगा। इसको और इसको पास में लाओगे और ये रिपेल हो गया, इधर चला गया, तो उस केस में हम कहेंगे कि ये मैग्नेट है। तो रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो बाय चेकिंग रिपल्सिव प्रॉपर्टी ऑफ ए मैग्नेट वी कैन टेस्ट मैग्नेटिज्म। क्या टेस्ट कर सकते हैं, मैग्नेटिज्म को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्या टेस्ट कर सकते हैं, मैग्नेटिज्म को टेस्ट कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो मतलब आपको यदि मैग्नेटिज्म का श्योर टेस्ट करना है तो वो श्योर टेस्ट क्या है बेटा, मैग्नेटिज्म है। श्योर टेस्ट यदि आपको करना है तो श्योर टेस्ट तो मैग्नेटिज्म से होगा, ठीक है। क्योंकि मैग्नेट कैन अट्रैक्ट अनदर मैग्नेट और मैग्नेटिक सब्सटेंस, जैसे कि आयरन के बारे में मैंने बताया कि आयरन को ये अट्रैक्ट कर सकती है, हाउएवर लेकिन जो मैग्नेट है कैन रिपेल अनदर मैग्नेट ओनली, लेकिन अनदर मैग्नेट को वो हमेशा रिपेल करेगी, है या नहीं, दूसरे मैग्नेट को क्या करेगी, रिपेल करेगी। तो रिपल्सन इज द श्योरर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। रिपल्सन इज द श्योरर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, क्लियर है। और ये पोल स्ट्रेंथ का भी मैंने आपको बता दिया। ध्यान रखना कि जब अलोंग द लेंथ हम काटते हैं किसी मैग्नेट को तो उसकी पोल स्ट्रेंथ आधी हो जाती है और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी आधा हो जाता है, लेकिन ट्रांसवर्स टू लेंथ काटते हैं तो पोल स्ट्रेंथ वही रहती है और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आधा हो जाता है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो दोनों ही केस में आधा हो रहा है, लेकिन जो पोल स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, वो तब आधी होती है जब उसको हम लेंथ के अलोंग कट करते हैं, ठीक है। लेंथ के अलोंग जब हम कट करते हैं तब वो आधी होती है। एक और बात जो आपको यहाँ जानने की ज़रूरत है वो है कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। इस लॉ को भी जानना है आपको। कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स होता है, कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स में क्या है, कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स मतलब ये मैग्नेट लिया एक उन्होंने, ये मैग्नेट लिया बार मैग्नेट, ये इसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल। इस नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ स्मॉल एम और इसकी स्मॉल एम मान लेता हूँ, चलो इसको स्मॉल एम मान लो, इसको M2 मान लो, ठीक है। एक फार्मूला डिराइव करना है इसलिए, और इनके बीच में
जो डिस्टेंस है उसको मैं क्या मान लेता हूँ, आर मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, आर मान लेता हूँ। 2L के बजाय मैं क्या मान लेता हूँ, आर मान लेता हूँ। तो कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स क्या कहता है कि जो कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है, कूलाम नाम के वैज्ञानिक जिन्होंने कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्सन एंड अट्रैक्शन दिया था, उन्होंने ही ये कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म भी दिया था बेटा। किसने दिया था, जिन्होंने कूलम्ब्स लॉ ऑफ रिपल्सन एंड अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ध्यान करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन की बात की थी ना हमने। तो उन्हीं वैज्ञानिक कूलाम ने इस कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स की भी बात की थी। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स में उन्होंने क्या कहा, कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स में उन्होंने कहा कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स, ये दो मैग्नेटिक पोल्स हैं नॉर्थ और साउथ, तो फोर्स एज पर कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स हम क्या कह सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, ठीक है, बिटवीन किसके बीच, बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स, बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स, यानी नॉर्थ और साउथ, ये यही तो मैग्नेटिक पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा वो इज डायरेक्टली proportional to the product किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोडक्ट किसका, प्रोडक्ट ऑफ दियर पोल स्ट्रेंथ, जो पोल स्ट्रेंथ होती है M1 M2 जो यहाँ पर हमने लिए हैं, इन पोल स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पोल स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और प्रोडक्ट ऑफ दियर पोल स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बताइए किसके, यस, टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन पोल्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दैट इज हम क्या लिख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है M1 M2 के, ठीक है। और दूसरा क्या लिख सकता हूं मैं, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन पोल्स। अब जब इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो क्या लिखेंगे बेटा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन R², ये लिख देंगे। और जब इसके प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो इक्वल आएगा और एक कांस्टेंट आएगा, और उस कांस्टेंट को K लिख देता हूं मैं, ठीक है, M1 M2 अपॉन R²। तो ये एक मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन टू पोल्स, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई यहाँ पर जो K है, वेयर K क्या है, K इज μ0 अपॉन 4 जिसकी वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻⁷ वेबर पर एम्पियर पर मीटर। ये तो आप जानते होंगे, ये K μ0 अपॉन 4 होता है, ध्यान रखना, ठीक है। जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं ना बेटा, जब हम मैग्नेटिज्म के साथ डील कर रहे हैं, जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, तो K का वैल्यू μ0 अपॉन 4 लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते थे, कूलम्ब फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन की जब हमने बात की थी, तो K को लिखा था 1/4πε0। तो यहाँ पर 1/4πε0 नहीं है K, यहाँ पर μ0 अपॉन 4 है, क्योंकि यहाँ ये μ0 परमिएबिलिटी को बताता है और वहाँ पर ε0 परमिटिविटी को बताता था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आगे हम बात करेंगे इसकी परमिटिबिलिटी, वेयर μ0 क्या है बेटा, परमिएबिलिटी। मैं बताऊंगा आपको ये परमिएबिलिटी क्या होती है, डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी है, ठीक है, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 4π × 10⁻⁻⁷ के बराबर होती है। और यूनिट क्या, हेनरी पर मीटर होता है यूनिट, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे आगे
ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, यानी F बराबर हम लिख सकते हैं, K की जगह क्या लिख दूँ मैं, म्यू 0/4 पाई M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, और इस F को मैं रिप्लेस करूँगा आगे B से, मैग्नेटिक फोर्स को, तो B बराबर म्यू 0/4 पाई M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। इस तरीके से इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे आगे चल के, तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है भाई। तो ये आज के लेक्चर में हमने बात की, क्या क्या बातें कर ली, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनको कैसे ड्रॉ किया जाता है। इसके अलावा हमने बात की कि कोई दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इंटरसेक्ट नहीं करती हैं एक दूसरे को। बाद में हमने बात की कि मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जाना कि क्या होता है। उसके अलावा हमने जो बात की है वो क्या बात की है कि इफ़ेक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, बार मैग्नेट को यदि लेंथ वाइज कट कर दें या ट्रांसवर्स टू द लेंथ कट कर दें तो बार मैग्नेट के पोल स्ट्रेंथ में क्या चेंज आएगा और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में क्या चेंज आएगा, वो बात की थी हमने। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। फिर लास्ट में हमने बात की कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो ये सारी बातें की, और रिपल्सन इज द श्योरर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, ये बात भी हमने कर ली। तो इन सब बातों को एक बार फिर से आप पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा। कोई कन्फ्यूज़न फिर भी आपको लगता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे, तो उस कमेंट का मैं आपको जवाब दे पाऊँगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाऊँगा। तो थैंक यू वेरी मच।